सबसे पहले हम बात करेंगे ईसीजी यानी इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी के बारे में। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी बेसिकली हार्ट के करंट का टेस्ट है। इसमें हम बॉडी में कुछ इलेक्ट्रोड्स लगा देते हैं, दोनों हाथ दोनों पैर में कुछ इलेक्ट्रोड या चैनल्स लगा देते हैं और छाती के ऊपर कुछ प्रिकॉर्डियल लीड्स बोलते हैं वो लगाते हैं, जिससे कि हार्ट के करंट की मैपिंग होती है। बेसिकली हार्ट एक करंट सिस्टम पर चलता है, यानी कि जब हार्ट धड़कता है तो साइनस नोड यानी हार्ट का जो मेन ग्रंथि है वहाँ से करंट पास होता है, वो पूरे हार्ट के फाइबर्स में स्प्रेड करता है, जिससे कि हार्ट हर बार धड़कता है। इस करंट को जब हम असेसमेंट करते हैं या टेस्ट करते हैं तो वो हमें ईसीजी में पता चलता है। करंट के अलावा कुछ और पैरामीटर्स यानी हार्ट के साइज़ और हार्ट के कुछ बीमारियों के बारे में भी ईसीजी में पता चलता है, उस बारे में भी हम बात करेंगे। ईसीजी हार्ट का सबसे बेसिक और सबसे सस्ता टेस्ट है जो ऑलमोस्ट हर हॉस्पिटल में अवेलेबल रहता है, ज़्यादातर बहुत सारे क्लिनिक्स में भी अवेलेबल रहता है। सिंपल 100-200 रुपये में ये टेस्ट हो जाता है। सबसे बेसिक इन्वेस्टिगेशन है। जब भी कोई पेशेंट छाती का दर्द लेके हार्ट रिलेटेड कोई भी सिम्टम्स लेके जाते हैं तो ज़्यादातर डॉक्टर सबसे पहला टेस्ट यही करते हैं, तो ये सबसे बेसिक कार्डियक इन्वेस्टिगेशन में आता है। ये टेस्ट में हार्ट अटैक को 100% प्रेडिक्ट नहीं किया जा सकता और ईसीजी ऐसी चीज़ है जो मिनट टू मिनट बेसिस पे चेंज हो सकती है। इसलिए हमें ये समझने की ज़रूरत है कि जब भी पेशेंट डॉक्टर के पास जाता है और सिंपल ईसीजी वो करता है और वो नॉर्मल आता है तो इससे हार्ट अटैक पूरी तरह रूल आउट नहीं हो जाता। सबसे बड़ा वाला हार्ट अटैक जिसको ST एलिवेशन मायोकार्डियल इंफार्क्शन बोलते हैं यानी स्टेमी, ये वाले हार्ट अटैक में भी ईसीजी का प्रेडिक्टिव वैल्यू खाली 90% जैसा रहता है। 5 to 10% केस में इसमें भी मिस हो सकता है। इसके अलावा मीडियम लेवल का हार्ट अटैक यानी जिसको अनस्टेबल एंजाइना या नॉन ST एलिवेशन मायोकार्डियल इंफार्क्शन बोलते हैं, उसमें ईसीजी का प्रेडिक्टिव वैल्यू खाली 50% रहता है, यानी 50% केस में ईसीजी डिटेक्ट करेगा और 50 में कई बार मिस भी कर सकता है। ईसीजी का ज़्यादा वैल्यू तब होता है जब हम पेन चालू हो उस टाइम पर अगर ईसीजी को करें। ईसीजी जैसे ही पेन अपने आप कम हो जाता है वैसे ईसीजी भी कुछ मिनट के बाद अपने आप नॉर्मल हो जाता है, इसलिए ईसीजी की मिनट टू मिनट चेंज होने की चांसेस रहती है। इसलिए कई बार पेशेंट आके हमें बोलते हैं कि सर कल ही ईसीजी कराया था वो नॉर्मल था, अभी दोबारा करने की क्या ज़रूरत है। तो ईसीजी ऐसी चीज़ है जो मिनट टू मिनट चेंज हो सकती है और गाइडलाइंस के हिसाब से ऐसा बोला गया है कि जब पेशेंट को हार्ट अटैक का डाउट लगे तो हर 10 मिनट में ईसीजी करना चाहिए, एटलीस्ट हर आधे घंटे में तो एक बार रिपीट करना चाहिए ताकि ईसीजी के चेंजेस पिकअप हो सके। तो इसलिए अगर 2 दिन पहले का ईसीजी नॉर्मल है या कुछ हफ्तों पहले किया हुआ ईसीजी नॉर्मल है तो उसका मतलब ये नहीं है कि अभी जो पेन है वो हार्ट अटैक नहीं हो सकता। ईसीजी मिनट टू मिनट चेंज हो सकता है, इसलिए इसे बार बार करने की ज़रूरत होती है। बेसिक इन्वेस्टिगेशन है, इसलिए अगर बहुत बार भी करे तो पेशेंट को कोई नुकसान नहीं होता और इन्फॉर्मेशन कई बार नई इन्फॉर्मेशन नए ईसीजी के साथ हमें मिल जाती है। ईसीजी से हार्ट की नलियों का ब्लॉकेज पिकअप नहीं होता। हार्ट अटैक भी पिकअप करने का मैंने बोला जैसे कि 50 to 90% प्रेडिक्टिव वैल्यू रहता है, पर अगर किसी नली में 60-70% ब्लॉकेज है तो वो ईसीजी पे पिकअप नहीं होगा, उसके लिए स्ट्रेस टेस्ट करना पड़ता है। कई लोग को ऐसा लगता है कि सर ईसीजी हो गया मतलब नॉर्मल है, इसका मतलब कोई ब्लॉकेज वगैरह तो नहीं है, लोग हमें पूछते हैं, तो वो गलत सोच है क्योंकि ईसीजी में कभी भी हार्ट की नली में ब्लॉकेज अगर वो स्टेबल ब्लॉकेजेस हैं तो वो पिकअप नहीं होंगे। सिर्फ हार्ट अटैक से रिलेटेड कुछ चेंजेस अगर हैं तो ही ईसीजी पर डिटेक्ट किए जा सकते हैं। यूजली जब पेशेंट हार्ट अटैक में आता है तो जैसे ही उसका एडमिशन होता है उस टाइम पे या इमरजेंसी वार्ड में आता है उस टाइम पे एक ईसीजी करते हैं और आइडियली हर 10 मिनट में एक बार ईसीजी को रिपीट करना चाहिए। अगर कुछ लॉजिस्टिक प्रॉब्लम्स है तो हर आधे घंटे में एटलीस्ट करना चाहिए, क्योंकि कई बार अटैक के टाइम पर भी जो पहला ईसीजी किया जाता है वो कई बार नॉर्मल आ जाता है, क्योंकि बॉडी में कई बार ईसीजी ये चेंजेस आने में भी कुछ मिनटों का टाइम लगता है और उसके बाद फिर सेकेंड ईसीजी करते हैं या थर्ड ईसीजी करते हैं तो कई बार उस टाइम पे हार्ट अटैक पिकअप होता है। तो इसलिए आइडियली हर आधे घंटे में ईसीजी को रिपीट करना चाहिए। अगर पेशेंट को पेन बिल्कुल सेटल हो गया या नॉर्मलाइज हो गया तो फिर बार बार रिपीट करने का जरूरत नहीं, फिर मे भी 2-4 घंटे में एक बार भी इसे किया जा सकता है। ईसीजी के बेसिस पे हम पेशेंट का हार्ट अटैक के बेसिस का जो पेशेंट आता है उसमें उसकी ओवरऑल कंडीशन कैसी है और लॉन्ग टर्म सर्वाइवल के चांसेस कैसे है वो भी असेस कर सकते हैं। इसमें हम अटैक कितना छोटा है कितना बड़ा है ये भी असेस कर सकते हैं। कई लोग का ईसीजी देख के हम बता सकते हैं कि बड़ा हार्ट अटैक है, इसके जान जाने का चांसेस कैसा है, इसको प्रोग्नोस्टिकेशन बोलते हैं। तो ईसीजी का उसमें भी रोल है। कितने नलियों का ब्लॉकेज है ये नहीं पता चलता, लेकिन अगर ST एलिवेशन मायोकार्डियल इंफार्क्शन है तो एटलीस्ट एक नली 100% बंद है, इतना आप ईसीजी के बेसिस पे बता सकते हो। इसके अलावा बाकी नलियों का क्या सिचुएशन है
वो तो एंजियोग्राफी करेंगे तभी पता चलेगा। कई बार पेशेंट बोलते हैं कि साहब एंजियो किया नहीं तो आपको कैसे पता कि ब्लॉकेज है, आप कैसे बता सकते हो कि पेशेंट को हार्ट अटैक है। तो ईसीजी में कुछ स्पेसिफिक पैरामीटर्स होते हैं जिसके टेक्निकल डिटेल्स में तो हम नहीं जाएंगे, लेकिन स्पेसिफिक पैरामीटर्स होते हैं, या एसटी एलिवेशन जब होता है या डिप्रेशन होता है तो उसके बेसिस पे हम जज कर सकते हैं कि कितना ब्लॉकेज है, ब्लॉकेज 90-100% है या कम वाला है, पेशेंट को बड़ा हार्ट अटैक है कि छोटा हार्ट अटैक है। ये सब चीज़ें ईसीजी के बेसिस पे इंफॉर्मेशन मिल सकती है। हालांकि ईसीजी सबसे बेसिक टूल है तो इसलिए ईसीजी की इंफॉर्मेशन कई बार गलत भी हो सकती है। फर्दर कई बार एंजियो की फाइंडिंग्स जब हम ईसीजी करते हैं तो वो चेंज भी हो सकती है। तो ईसीजी का प्रेडिक्टिव वैल्यू 80 to 90% जैसा रहता है, 100% नहीं होता। ईसीजी में फाइंडिंग्स बार बार चेंज हो सकती है, इसलिए इसको हमें रिपीट भी करना चाहिए। कई बार ऐसा भी होता है कि पेशेंट दूसरे हॉस्पिटल में ईसीजी करा के लाता है और वो ईसीजी में कई बार कुछ टेक्निकल एरर्स की वजह से रिपोर्ट अलग सी लगती है और दूसरे हॉस्पिटल में रिपीट करते हैं तो ईसीजी की फाइंडिंग्स थोड़ी अलग होती हैं। इसको टेक्निकल आर्टिफैक्ट्स बोलते हैं। इसमें ऐसा नहीं कि मशीन की गलती है, मशीन की खराबी है, पर कई बार कुछ टेक्निकल ग्लिचेस होते हैं कि ईसीजी के सेटिंग्स वगैरह में अगर चेंज किया जाए तो ईसीजी बिल्कुल डिफरेंट भी लगते हैं। तो इसलिए कई बार पेशेंट को ऐसा लगता है कि वो हॉस्पिटल में ईसीजी तो नॉर्मल बोल रहे थे, आपके यहाँ पे ईसीजी के तो अलग क्यों आ रहा है। तो उसमें कई बार टेक्निकल कुछ इश्यूज रहते हैं कि गलत सेटिंग्स के साथ अगर ईसीजी रिकॉर्ड किया जाए तो उसमें फाइंडिंग्स थोड़ी डिफरेंट भी आ सकती हैं। अगर किसी पेशेंट को छाती का दर्द है और अगर उसका ईसीजी नॉर्मल है तो बात वहाँ खत्म नहीं होती, उसके बाद फर्दर हम उस पेशेंट का इकोकार्डियोग्राफी या स्ट्रेस टेस्ट करना चाहिए। अगर वो नॉर्मल है तो हम पेशेंट को घर भेज सकते हैं, पर अदरवाइज सिर्फ अगर नॉर्मल ईसीजी आता है तो सिर्फ उस बेसिस पे हम ये रूल आउट नहीं कर सकते कि पेशेंट को हार्ट अटैक है या नहीं। फर्दर इवैल्यूएशन की जरूरत होती है। नॉर्मल ईसीजी से हार्ट अटैक को आप रूल इन कर सकते हैं, यानी आप कंफर्म कर सकते हैं, लेकिन कंप्लीटली रूल आउट नहीं कर सकते। ऐसे कंफर्म करने के लिए फर्दर सब्सिक्वेंट टेस्ट यानी फर्दर जांचों की जरूरत पड़ती है। एक और बीमारी होती है जिसको पैल्पिटेशंस बोलते हैं, यानी हृदय की गति का प्रॉब्लम। सडनली अगर हृदय की गति कम ज्यादा हो जाती है तो वो भी ईसीजी पर डिटेक्ट होता है। ईसीजी उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट टूल है, क्योंकि ये पैल्पिटेशन जो है वो हार्ट के करंट का प्रॉब्लम है, हार्ट की गति का प्रॉब्लम है, और ईसीजी हार्ट की गति को जज करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट जांच है, सबसे बेसिक जांच है। तो वैसे केसेस में अगर किसी व्यक्ति को धड़कन का प्रॉब्लम है तो उसको तुरंत हॉस्पिटल में जाके ईसीजी कराना चाहिए। इसमें भी वही प्रॉब्लम आती है कि जैसे ही व्यक्ति को पैल्पिटेशंस हो रहे हैं उस टाइम ईसीजी की फाइंडिंग्स खराब होंगी, लेकिन जैसे ही पैल्पिटेशन या धड़कन का प्रॉब्लम नॉर्मल हो जाए तो ईसीजी अपने आप नॉर्मल भी हो सकता है। तो वैसे पेशेंट में भी अगर पेशेंट तुरंत जाके ईसीजी करा लेता है तो उसकी प्रेडिक्टिव वैल्यू ज़्यादा है। अगर धड़कन नॉर्मल होने के आधे 1 घंटे बाद जाके वो ईसीजी करा रहा है तो उसमें हमें बेसिक कोई हार्ट का बीमारी है तो पता चल जाएगा, लेकिन वो धड़कन क्यों बढ़ी, वो अरिथमिया का कौन सा टाइप है, उसमें और आगे क्या ट्रीटमेंट करना है वो प्लानिंग नहीं कर सकते। तो इसलिए पैल्पिटेशंस वाले पेशेंट में भी ईसीजी बहुत इंपॉर्टेंट है और जल्दी करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आइडियली ऐसे पेशेंट जिनको बहुत थोड़ी देर के लिए पैल्पिटेशंस होता है, इन्हें धड़कन 10-15 मिनट के लिए बढ़ती है, तो उनको बने जितना जल्दी हॉस्पिटल जाकर तुरंत ईसीजी कराना चाहिए। वो ईसीजी के बेसिस पे डॉक्टर जज कर सकते हैं कि आपकी थेरेपी किस तरह से प्लान करनी है और उसमें आगे फर्दर कोई जांच की जरूरत है कि नहीं। आपको जो धड़कन बढ़ रही है वो सिंपल साइनस टैकीकार्डिया है या धबकारे का सीरियस प्रॉब्लम है जिसको अरिथमियाज बोलते हैं, वैसा प्रॉब्लम है, वो ईसीजी के बेसिस पे ही जज किया जा सकता है। अरिथमिया से रिलेटेड हमने एक और वीडियो किया है, आप डिटेल्स उसमें देख सकते हैं। इसके अलावा ईसीजी जो है हार्ट की स्ट्रक्चरल डिजीज यानी वैल्व से रिलेटेड प्रॉब्लम, कई बार हार्ट में जन्म से कोई विकृति होती है, कोई छेद वगैरह होता है, उसके लिए भी ईसीजी का इंपॉर्टेंस है। हालांकि सिर्फ ईसीजी के बेसिस पे आप एग्जैक्टली नहीं बता सकते कि ब्लॉकेज मतलब वैल्व का कितना प्रॉब्लम है, कौन से वैल्व का प्रॉब्लम है, ये सब आप नहीं बता सकते। बस आप इतना जज कर सकते हो कि हार्ट में कुछ प्रॉब्लम है, हार्ट का मसल टिश्यू में कुछ प्रॉब्लम है या वैल्व में कुछ प्रॉब्लम है। फर्दर इसको इकोकार्डियोग्राफी या फर्दर इन्वेस्टिगेशन के साथ कंफर्म करना पड़ता है। पर हाँ, एक बेसिक आइडिया इसमें लग सकता है और उसमें पेशेंट का अगर ईसीजी वगैरह बहुत ज़्यादा खराब है तो उसके लॉन्ग टर्म सर्वाइवल के बारे में भी हम थोड़ा बहुत जज कर सकते हैं।